वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपका, चाहे रेलवे का हो गया है, चाहे आपका बैंकिंग का हो गया है, चाहे आपका जो है कि ये यूजीसी नेट पेपर 1, यूपीएससी में तक जो है कि आपका जो ये पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो है कि आपके बहुत से आपके ये टेट के एग्ज़ाम हो गए हैं, सेट के एग्ज़ाम हो गए हैं, है ना। बहुत से एग्ज़ाम सब में जो है कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो है कि आपका आ जाता है, पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, या कह लो कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे गलत गलत कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सा माइन्यूट डिफरेंस होता है बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, और वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, उनमें इन दो चीज़ों को पहचानने में जो है कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो हमको पहचानना होता है, जो कि हम जनरली नहीं पहचान पाती है। तो वहाँ पर क्या होती है, वही गलती हो जाती है। मैंने इससे पिछले लेक्चर यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो हमारा टॉपिक था, उसमें मैंने मेंशन करा था कि अगर एक बार ये आप अगर पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आप दोबारा गलती नहीं करोगे। यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन आपसे दोबारा फिर गलत नहीं होगा कभी भी। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से कराए हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, वेन डायग्राम से एक एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से कराए, और इतना क्वेश्चन इजी कर दिया था वेन डायग्राम से। अगर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाते हैं तब मैंने वहां बता दिया है, मतलब कहने का मतलब वहां पर मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं एमसीक्यूज, वो मैंने इस तरह से करवाया। अगर कोई वीडियो को पूरा देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। सेम जो है कि यहां पर भी आपका वही नियम लागू होता है। यहां पर भी जो है कि मैं आपको ऐसे 7 नियम ऐसे बताऊंगा, 7 रूल्स आपको ऐसे बताऊंगा। वो 7 रूल्स आप फॉलो करें। वो रूल्स भी ना कह करके आप एक तरीके समझा, एक कुल मिला के कुछ स्टेटमेंट से कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपके ध्यान में रहेंगी, आपको उनको कुछ याद याद नहीं करना है ना। तो ये हमारे जो है कि कुछ नियम्स हैं, ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको हमको याद रखना है। और इनको याद रख करके या इनको दिमाग में रख करके हमको स्टेटमेंट और अजम्पशन का जो भी क्वेश्चन है वो करना है। 110% आपका वो क्वेश्चन सही होगा, उसका आंसर आप सही निकाल पाओगे। तो देखिए की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स पर नजर डालिएगा। पहला पॉइंट कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अजम्पशन इज ऑलवेज इनडेफिनिट एंड पॉजिटिव। डेफिनेट से और इनडेफिनिट से क्या आप समझते हो? डेफिनेट का मतलब जो है किसका एक दायरा हो, डेफिनेट है ना। इनडेफिनिट मतलब जो है कि इनडेफिनिट, जिसका कोई दायरा ना हो। तो अजम्पशन भाई कुछ भी हो सकती है जिसका कोई दायरा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। आपको ये नहीं दिमाग लगाना ये कैसे हो जाएगा, आपको ये दिमाग नहीं लगाना वहां पर, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए वो। अजम्पशन क्या है, उसका दायरा ये है कि ये जो दायरा रहेगा ये पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, वहां पर कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। जो भी अजम्पशन बने वहां पर कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब आप जो है मुंबई टू दिल्ली जो है कि 4 दिन में नहीं जा पाएंगे, है ना, और क्योंकि रास्ते में ऐसा ऐसा हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रखी है, ब्रिज वगैरह बन रहा है, कुछ काम चल रहा, नहीं जा पाएंगे। ये आपके ऐसी बात किसी फ्रेंड ने कही। अब चूंकि आपका वो फ्रेंड है ना, उसने आपको ये बात बताई, तो दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये लग रहा है जाने नहीं देना चाह रहा मेरे को, है ना, ये मुझे लग रहा है जाने नहीं देना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मैं जाने नहीं, मतलब जो है कुल मिला के आपने क्या नेगेटिव बात सोच ली, नेगेटिव बात सोच ली, नेगेटिव बात सोच ली। तो ये एक एजम्पशन उसने बनाई, उसने अपने दिमाग में एजम्पशन बना ली कि ये लग रहा है मेरी टांग खींच रहा है, ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, दिल्ली में जाके मैं अपना काम वाम देखूंगा। ये कह रहा है कि नहीं तुम यहीं पड़े रहो, है ना, मुंबई का कोई गाँव हो उसमें पड़े रहो, जो भी है फिलहाल। तो नेगेटिव एजम्पशन हमको नहीं बनानी है, हमको ये बनानी कि हाँ हो सकता है देर कि वहाँ पर जो है कि ये सही कह रहा हो, है ना, और रास्ते में कुछ हो सकता है, मान लो कि काम चल रहा हो और लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, मुझको बाद में जाना चाहिए, इनका हो सकता है ये मतलब हो। तो ये पॉजिटिव एजम्पशन हो गई। तो हमको हमेशा पॉजिटिव एजम्पशन को क्या है, ट्रीट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, एनी एजम्पशन दैट इज कन्वेइंग द मैसेज ऑफ एडवर्टीजमेंट, नोटिस, अपील, दैट एजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ट्रू। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको यही बताना है कि एजम्पशन इम्प्लिसिट है या नहीं है। इम्प्लिसिट मतलब ट्रू है या नहीं है, इम्प्लिसिट मतलब ट्रू, एक्सप्लिसिट मतलब फॉल्स। तो हमको तो अब यहाँ पर यह कि जो भी एजम्पशन है जो कन्वे कर रही मैसेज किसका,
एडवर्टीजमेंट का, नोटिस का। नोटिस मतलब जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल नोटिफिकेशन आप समझ लो, जैसे हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन, भैया आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, कृपया जो कि अगले 2 दिनों में रिचार्ज करिए। तो वो एक अजम्पशन क्या है, एक तरीके से वो आपका वो मानी जाएगी। एडवर्टीजमेंट, अपील, जैसे मान लो गवर्नमेंट कभी कभी अपील करती है, गवर्नमेंट अपील करती है क्या भाई, कि सभी लोग जो है कि कृपया अपने घरों में रहें, कोविड का टाइम है और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, कम से कम बाहर निकलिए। गवर्नमेंट अपील करे, ये अजम्पशन क्या हो जाएगी, ये सही होगी, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है, कहीं पर भी हमको अपील लगे, एडवर्टाइजमेंट नोटिस लगे, तो वो अजम्पशन हम सही मानेंगे। एनी अजम्पशंस दैट इज टेकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर, सरकार जैसे सोशल वेलफेयर के बारे में, समाज कल्याण के बारे में बात करती है, पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लिसिट, वो भी अजम्पशन क्या होगी, इम्प्लिसिट होगी। तो हमको ये भी बात ध्यान में रखनी है। मतलब अब ऐसा नहीं कि हमको कुछ याद करना, उसमें तो कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में रहेंगी। इफ एनी अजम्पशन इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, अगर कोई अजम्पशन पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर रही है तो वो हमारे अजम्पशन को इम्प्लिसिट नहीं मानेंगे। देखिए आप ये बताइएगा, पास्ट तो हो चुका है, अब उसकी उस पर अजम्पशन कैसी बने, अजम्पशन मतलब अजम्पशन जो है कि हम उस पर कोई जो जो पत्थर की लकीर है उस पर अजम्पशन क्या बनाएंगे, मतलब जो है कि उस भाई जो पास्ट है उस पर अजम्पशन नहीं बना सकते, तो वो तो हो चुका है। और फ्यूचर में जो है कि आप कहोगे फ्यूचर के लिए भी हम अजम्पशन नहीं कर सकते हैं। देखिए वो अलग चीज होती है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उस पर बेस्ड हमको प्रेजेंट में अजम्पशन देनी है। हमने कहा ना कि यहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर फ्यूचर का तो अजम्पशन हम कर सकते हैं, वो अजम्पशन नहीं, वो फ्यूचर के लिए भविष्यवाणी आपकी होगी, जो भी होगी आप कहोगे, अजम्पशन अलग चीज होती। तो यहाँ पर हमको पास्ट और फ्यूचर को जो है कि लेकर नीचे अपना अभी आप दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को सही करना, आंसर आपको सही लाना है। आपको अपने आप से बहस नहीं करनी है कि भैया फ्यूचर का क्यों नहीं बना सकते हम, आपको आंसर सही करना है। आपको पहले करना है पेपर पास, उसके बाद आप कुछ भी करो, पहला आपका प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, है ना, आंसर सही आपको लाना है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही गलत करते हैं, अपना दिमाग लगा लिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ये सही होगा, वो सही, नियम पर चलिए, रूल्स पर चलिए, प्रोफेशनल भी प्रोफेशनल, है ना, तब जो है कि आप आंसर सही कर पाओगे। दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट, ऐसी अजम्पशन जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करी वो क्या होगी, हमेशा एक्सप्लिसिट होगी। इफ एनी अजम्पशन शोइंग वर्ड लाइक सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, दैट विल ऑलवेज इम्प्लिसिट। जैसे कि ऑर्डर कहाँ होता है भाई, जैसे मान लो कि आपके ऊपर मैनेजर है, अब वो मैनेजर ऑर्डर कर रहा है कि टुडे ये काम हो जाना चाहिए, तो उसको क्या हो, वो आप जो है कि उसको ऑर्डर को क्या मानो, सही मानो, है ना। अगर आपने अपना दिमाग लगाया कि नहीं ये तो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि मैं काम करूंगा, क्रेडिट इनको मिलेगा, तो वो सब गलत हो जाएगा आपका पूरा। आपने अगर उसको अजम्पशन गलत मान ली तो पूरा काम ही गलत। वो आप उसको सही मानो, क्यों, जब आप उसको सही मान करके वो आप काम टाइम से निपटाओगे तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, सारा कुछ सिस्टम सही रहेगा। और ये अजम्पशन क्यों पढ़ाया जा रहा है आपके लिए भाई, आप ये पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है कि आप किसी प्रोफेशनल सेगमेंट में जाओ, जहाँ किसी ना किसी आप जो है कि उसमें मतलब जो है कि आप काम में जाओगे, अब वहाँ पर जो है कि अजम्पशन जो है कि ये बताया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत, वो आपको यही बता दिया जा रहा है। नहीं तो बहुत से लोग ऑर्डर को क्या, अब देखो यहाँ पर भी रूल लिखा कि ऑर्डर को आपको सही मानना है, सजेशन कोई अगर दे रहा है आपको तो उसको सही माननी है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं आनी देनी चाहिए, है ना। आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, वहाँ पर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो ये सब क्या होंगे, इम्प्लिसिट होंगी, ट्रू मानी जाएंगी। रिमेंबर दैट री स्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लिसिट। आप बताइएगा, किसी ने कहा कि भैया पेड़ पर ना चढ़ो, इस पेड़ की डाल कमजोर है, गिर जाओगे। अब ये ए ने किससे कहा, बी से कहा कि पेड़ पर ना चढ़ो, उसकी डाल कमजोर है, गिर जाओगे। तो अब बी क्या अजम्पशन बनाएगा, बी कुछ ना कुछ अजम्पशन बनाएगा कि हाँ हो सकता है जो कि कुछ लोग इनको पता हो डाल कमजोर हो, इन्होंने कुछ लोगों को गिरते देखा हो तभी मुझसे बता रहे हैं ये, है ना, ये बात सही है। तो एक तो ये अजम्पशन है कि हाँ वो ऐसा अजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मन में हम लोग बनाते हैं अजम्पशन उसको स्टेटमेंट को लेकर के, तो इट विल बी कॉल्ड अजम्पशन। लेकिन अगर ये भी जो है कि यही वाला स्टेटमेंट रिपीट कर दे कि पेड़ पर ना चढ़ो, है ना, डाल कोई कमजोर होगी गिर जाओगे, तो ये अजम्पशन कहाँ हुई, तो फिर से वही जो स्टेटमेंट है वो तो रीस्टेटमेंट हो गया, है ना, रीस्टेटमेंट हो गया। कहने का मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, अब आप आंसर में कोई क्वेश्चन लिख करके चले आए तो क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपको मिलेंगे, वहां पर जीरो तो देगा ही, उस अलग से टीचर जो गुस्से में और भी आपके जो अच्छे सही आंसर होंगे वो भी गलत कर देगा, है ना, क्योंकि जो है कि आप मजाक बना रहे हो कि क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन लिख दे रहे हो। तो ये कभी भी रिमेंबर दैट रीस्टेटमेंट नेवर बी इम्प्लिसिट, वो इम्प्लिसिट यानी ट्रू नहीं हो सकता है, इट कांट बी अजम्पशन।
कंपैरिजन इज ऑलवेज रॉन्ग। कंपैरिजन देखिए, अभी जो है कि आप हम हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि भैया यार उससे कंपेयर मत करो, और बहुत से लोग, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने सुनते देखा होगा, अपने आप को देखो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने में लगो, दूसरे को देख कर नहीं चलना है, ये सारा कुछ आपने सुना होगा। तो वही यहाँ पर भी है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति, आपका सब कुछ अलग है, दूसरे वाले का सब कुछ अलग है। कह रहे हैं मतलब सामने वाले का, आप उसे देख रहे हो कि ही दैट मच सक्सेस, वो इतना सक्सेस हो गया है और बिना पढ़े लिखे ऐसे ऐसे करके वो सक्सेस हो गया है, भैया ये क्या हो। तो उसकी परिस्थितियां अलग हैं भाई, उसने क्या करा क्या नहीं करा, उसने शॉर्ट टर्म जो भी उसने सक्सेस पाई है ना। और आप जो है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से आप पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आपका जो है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो अब आप कंपेयर कर डिमोटिवेट, इससे कंपेयर करके आप डिमोटिवेट हो गए कि भैया ये शॉर्ट रन में चला गया, ऐसे हम मैं भी कर सकता था, मैंने इतना सब कुछ कर रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं मुझे हासिल हो पाया। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। इसकी परिस्थिति, ये जैसे ऊपर गया ऐसे ही कभी नीचे भी आ सकता है, लेकिन आप जितने धीरे से नीचे गए हो ना, ऊपर गए हो, तो अगर नीचे कभी आपको आना होगा तो उतना ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो है कि आप मेहनत करके गए हो। तो ये कंपेरिजन वाला नहीं करनी। मूविंग टू द क्वेश्चन, ये साथ के साथ आपको एजम्पशन याद, ये आपको स्टेट जो अभी मैंने की पॉइंट्स बताया आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है ये ऊपर, इस स्टेटमेंट पर बेस देखो, ये एजम्पशन जो दो, आफ्टर ऑल नीचे जो है क्या है आंसर है, नीचे क्या है आंसर है। ई वाला नहीं दिख रहा तो ई पे लिखा हुआ है इफ बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट। ई वाला जो ऑप्शन है, और सारे क्वेश्चन में यही वाला आंसर है ई का, इफ बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, ये है आपका, ठीक है ना, इम्प्लिसिट। ये क्या है आपका, ई वाला ऑप्शन है ना, यानी एक और दो दोनों ट्रू है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ई वाला आंसर है। अब देखिए, अब आप यहां पर समझिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्विच कर गई हैं ओवर ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये स्टेटमेंट है। और आपके 100% क्वेश्चन तब सही होंगे जब ये स्टेटमेंट आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। ये भी एक तरीका बता रहा हूं, ये 8वां पॉइंट समझिएगा की पॉइंट। आपको स्टेटमेंट हमेशा ऐसे पढ़ना है कि ये कोई किसी से कह रहा है, आपको दिमाग में अपने जो कि पिक्चोरियल फॉर्म में बना लेना है कि ये 3 लोग खड़े हुए हैं, ये 3 लोग खड़े हुए हैं, है ना, यहां पर ये फ्रेंड्स हैं कुछ भी हैं, और इसने ये स्टेटमेंट छोड़ा, ये बात 5 मिनट है कि इन्होंने कहा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है स्विच ओवर ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सोचा। अब ये जो है कि ये बंदा क्या कहेगा, या हम लोगों के दिमाग में क्या बात है, जैसे मान लो भाई फ्रेंड्स हम लोग बैठे होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि भैया आजकल पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसे कोई कह रहा है, तो फिर हम लोग कोई फिर है ना कि तुरंत जवाब देते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल में दूसरा वाला, अरे भाई क्या हो गया, क्यों नहीं मन लग रहा है ना। इस तरीके से अजम्पशन बनाते हैं ना, कि अजम्पशन दिन में मन में लगा लिया कि हो सकता है जो है कि इसको कोई मोटिवेशन या इसका कोई गोल ही ना हो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही मान लो अगर ये किसी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट छोड़ा है, तो ये पास में बैठे लोग क्या कहेंगे। अब आपको यही दिमाग लगा लेना कि वो चीज़ जम रही है नहीं जम रही, उस स्टेटमेंट पर वो चीज़ जम रही है या नहीं जम रही है। अजम्पशन और स्टेटमेंट हम डेली खेलते हैं, हर टाइम खेलते हैं, जहाँ बातें होती है वहाँ स्टेटमेंट अजम्पशन यही होता है, डेली खेलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति जो कि उस स्टेटमेंट से अलग हट करके कुछ दवा, तो हम लोग कहते हैं अरे यार भाई कुछ भी क्या कह रहे हो भाई, ये ऐसा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर अगर कुछ आपको लगे कि अलग हटके, उस स्टेटमेंट से अलग हटके कोई बात चल रही है, तो वहां पर वही आपको क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन हमने रूल्स भी पढ़ रखे हैं, तो इसलिए हमको अंदाजा नहीं लगाना, रूल्स पर काम करना है। देखिए कैंडिडेट्स फ्रॉम, अभी एग्जाम्पशन बनाई इसने, इस वाले ने, कि कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री मे बी वेल वर्स्ड यूजिंग कंप्यूटर। हाँ हो सकता है जो है कि क्योंकि कंट्री के हर एक पार्ट से जो है कि बच्चे जो है कि वो अच्छे तरीके से कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए जो है कि ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर गई हैं ऑनलाइन। तो ये बिल्कुल सही, एक बिल्कुल मतलब जो है ना मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें कोई आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये बात चल रही है, बहुत सही तरीके से बात चल रही इन 3 लोगों के बीच में। अब मान लो इन्होंने ये बात कही, इन्होंने एजम्पशन बनाई, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प इन रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सनल, ये हेल्प करती है रिक्रूट करने में मोर कैपेबल पर्सन। अब आप ये बताइए क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव स्विच ओवर ऑनलाइन मोड इसलिए स्विच हुआ है क्या, ताकि ये और कैपेबल पर्सन को रिक्रूट कर सके, बताइए हायर कर सकें। भाई वो तो जो है कि इसलिए बच्चों का ध्यान रखते हुए कि बच्चे जो है कि हाँ आज की डेट में जो है कि अब ऑनलाइन एग्जाम देने में कैपेबल है, उनको सही लग रहा है, इसलिए वो ऑनलाइन में स्विच कर गए हैं। रीजन तो मान लो कि ये कुल मिला के ये इससे लिंक हो रहा है ना एजम्पशन फर्स्ट से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो ऑनलाइन स्विच कर गए हैं कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प करता है रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सनल, है ना।
तो ये बात नहीं जमी यहाँ पर, ये बात आपकी यहाँ पर नहीं जमी। मैं अगर कोई जोर जबरदस्ती करके ही सही कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर सामने दिख रहा है, इट इज क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पर जो है कि इस तरह से जो है कि आपका ये स्टेटमेंट जमा नहीं है। आपका अजम्पशन सेकंड जो है कि वो आपकी इम्प्लिसिट नहीं है। अजम्पशन फर्स्ट क्या है, वो इम्प्लिसिट, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर है। अजम्पशन फर्स्ट जो है कि वो स्टेटमेंट के अंदर है, यानी मैच कर रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इफ ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, कि अजम्पशन फर्स्ट जो है कि आपकी इम्प्लिसिट है यानी ट्रू है, सेकंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए आपका ये आपका आंसर ए हो गया है। पहली आंसर इम्प्लिसिट बिकॉज ओनली देन स्विचिंग ओवर मेक्स सेंस। इस तभी जो है कि स्विचिंग ओवर जो क्या है सेंस मेक करती है, यानी जो है कि वो कायदे की बात है वहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो है कि वहाँ पर क्या है अफोर्ड कर रहे हैं। अफोर्ड करने का मतलब जो है कि वहाँ पर वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कैपेबल है, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि वो स्विच हो जा रही है। और ये स्विचिंग सेंस बनाती है कि हाँ इसीलिए। लेकिन जो है कि बट सेकंड नीड नॉट टू बी एन assumption, द स्विचिंग ओवर मे हैव बीन प्रॉम्प्ट बाय इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ दोज, जो भी है कन्वीनियंस। सेकंड स्टेटमेंट, प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू द चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। अब यही फिलहाल तीन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसको इजी बनाने के लिए आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो। एक व्यक्ति ने कहा कि स्कूलों में जो है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है ना, प्राइमरी स्कूलों में, टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में हो आए, है ना, इसलिए स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है। जो भी है गवर्नमेंट की बात नहीं करी, मान लो स्कॉलरशिप की बात करी गई है। और आप सभी लोग जानते हैं स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि जो है कि बच्चे स्कॉलरशिप वगैरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मतलब प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि जो है कि वहाँ पर सबको स्कॉलरशिप दे दी जाती है, मतलब फ्री में शिक्षा पढ़ाई होगा, फ्री में खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वहाँ पर मान लो जो गरीब बच्चे हैं या जो कि फीस दे करके एडमिशन नहीं ले सकते हैं, नहीं आ सकते स्कूल, तो अब जब स्कॉलरशिप देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, मेन मोटिव ये रहता है। और कुछ तरह की स्कॉलरशिप होती है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कॉलरशिप कराती हैं, है ना, एग्जामिनेशन राइट कराती हैं, उस पर स्कॉलरशिप देती हैं। उनका कहने का मतलब है जिसके मार्क्स 90% से ऊपर आएंगे तो उनको जो है कि हम किसी एग्जाम की बिल्कुल और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराएंगे, है ना। ये भी जो है कि ऐसा होता है। अब देखिए अजम्पशन क्या है। अजम्पशन देखिए, स्कॉलरशिप विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू स्कूल, बिल्कुल बात सही है ना। तो इन्होंने कहा कि हाँ स्कॉलरशिप जो है कि बच्चों को अट्रैक्ट करेगी स्कूल में, है ना। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, दो चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ मनी, जिनके पास पैसे की तंगी है ना, बट इंटेलिजेंट है, विल अटेंड द स्कूल एंड स्कॉलरशिप विल मेक देयर एस्पिरेशन फीजिबल। बात बिल्कुल सही जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल बताया था कि कई बार क्या होता है कि बच्चों का पैसे कमी है। अब मान लो कोई स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, अब बच्चा वो इंटेलिजेंट है तो उस टेस्ट में भाग ले सकता है और एग्जाम राइट कर सकता है। वो चूंकि इंटेलिजेंट है तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, और उसके जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो उसको कोचिंग में डिस्काउंट हो जाएगा, या मान लो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। उसकी पढ़ाई आगे के लिए क्या होती है फ्री। जैसे मान लो कि बहुत सी, मैं एग्जाम नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सी ऐसा जो है कि एडटेक कंपनियाँ ऐसा कर रही हैं आज की डेट में, है ना, स्कॉलरशिप उनका रन ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि ई वाला आंसर हो जाएगा। और ई क्या कह रहा है, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, है ना, आर इम्प्लिसिट। तो आपके यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस शुड गो हैंड इन हैंड। इनका कहना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जो है कि इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। कितनी अच्छी मेरी राइटिंग है, बहुत, मैं अपनी राइटिंग से बहुत खुश रहता हूँ हर टाइम जो है कि। और सोशल जस्टिस यानी जो है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। गर्व होता है मुझे अपनी राइटिंग पे, और लेकिन मुझे कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस शुड गो हैंड इन हैंड। ये ऐसा है, इनका कहना है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जो है कि एक साथ होना चाहिए, हैंड इन हैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है ना। फिर ऐसा डेवलपमेंट किस काम का, आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोग बिल्डिंग खड़ी हो रही है, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है ना, गरीबों के साथ न्याय नहीं है ना। मतलब जो है कि बहुत सी चीज़ें, मतलब लोग परेशान है, ऐसा आप सीन समझ सकते हो। तो यहाँ पर अब ये है कि इन्होंने कहा कि ये सब एक साथ होना चाहिए। अगर एक आर्थिक विकास भी है तो सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, और एक साथ होना चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़नी चाहिए। तो व्यक्ति ने कहा ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ब्रिंग सोशल जस्टिस। ये कैसी बात हो गई, ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ब्रिंग सोशल जस्टिस।
ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ब्रिंग सोशल जस्टिस। मतलब इन्होंने कहा कि केवल आर्थिक विकास जो है कि वो सामाजिक न्याय ला सकता है। मतलब अगर विकास नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय तो पहले होना चाहिए, वो तो फंडामेंटल है, वो तो बेस है, आधार है। सामाजिक न्याय तो पहले होना चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए क्या? अगर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं तो क्या न्याय नहीं होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा एजम्पशन, है ना। लाइफ विदाउट सोशल जस्टिस, लाइफ विदाउट सोशल जस्टिस इज वर्थ नॉट लिविंग। ये बिल्कुल सही बात लगी कि मैंने यही बोला पिछली वाली इसको मैंने एक्सप्लेन जब कहा था कि जो है कि वो तो फंडामेंटल, वो तो होना चाहिए। मतलब ये और ये कह रहा है कि लाइफ विदाउट सोशल जस्टिस, कि सोशल यानी सामाजिक न्याय के बिना जीना ना जीने के बराबर है ना, ना जीने के बराबर। तो ये बिल्कुल सही हो गया। यानी जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पर ओनली एजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिसिट, पहली हमारी इम्प्लिसिट नहीं है। हेंस जो है कि आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, there has been a remarkable increase in air traffic in India during the past few years। इनका कह रहे हैं कि जो है कि इंडिया में एयर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है ना। रिमार्केबल इंक्रीज इन द एयर ट्रैफिक इन द ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये मान लो 3 लोग बैठे हुए, इन्होंने एक व्यक्ति ने ये बात कह दी है कि जो है कि ऐसे बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है एयर ट्रैफिक में। तो इन भाई साहब ने क्या कहा, ट्रैवलिंग बाय द एयर हैज़ बिकम स्टेटस सिंबल नाउ। अब जो है कि मतलब जो है कि प्लेन में उड़ना, है ना, एक बहुत स्टेटस वाला सिंबल बन गया है। तो इन्होंने ये बात कही। अब आप समझिएगा इन्होंने एक स्टेटमेंट कैसा एजम्पशन ने कैसी बनाई। मतलब एक तो वो कह रहा है कि जो है कि अब तो बहुत ज़्यादा जो है कि लोग जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, प्लेन से अब तो बहुत ज़्यादा लोग चलने लगे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो है कि अब जो है ट्रैफिक से चलना जो है कि स्टेटस का सिंबल बन गया है। अब आप ये बताइएगा ये सही है या गलत है। दूसरा वाला समझिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू अफोर्ड एयर। इन्होंने कहा कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इनके स्टेटमेंट पे कि यार अब जो है कि बहुत से लोग जो है कि अफोर्ड करने लगे हैं एयर ट्रैवल। तो ये बात इससे बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड करने लगे हैं भाई एयर ट्रैवलिंग, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इसीलिए बाई प्लेन लोग जाने लगे। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर रहे हैं और जाने लगे हैं, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये ट्रैफिक बढ़ गया है। ये तो बात बिल्कुल मैच करी, यानी ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन भाई ये स्टेटस सिंबल तो ये पहले था, यानी अमीर लोग ही, रईस लोग ही ज्यादा मतलब अफोर्ड, गरीब आदमी, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था एयर ट्रैवलिंग, है ना। तो जो है कि भाई वहां पर क्या था, भीड़ नहीं थी, केवल जो स्टेटस के सिंबल लोग थे वही जाते थे, तो गिने चुने लोग जाते थे वहां पर। तो वहां पर क्या था कि इतने लोग नहीं थे। लेकिन स्टेटस सिंबल अब थोड़ी तो पहले था, अगर अभी भी होता तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती। तो भाई केवल जो रईस लोग हैं वही जाते ना वहां पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर ये वाला हो जाएगा आपका गलत, ये वाला आपका हो जाएगा गलत, चूंकि अब जो है कि स्टेटस सिंबल नहीं रहा है। अब जो है कि आम आदमी भी जो है कि, है ना, आम आदमी भी जो है कि वो ट्रैवल कर सकता है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो इसीलिए वहां पर भीड़ लग रही है। अगर स्टेटस का सिंबल होता, अगर अब जो ये कह रहा है कि ट्रैवलिंग बाय एयर हैज बिकम स्टेटस सिंबल नाउ, अगर स्टेटस सिंबल तो स्टेटस भाई आप बताइए, हर आदमी के पास स्टेटस। अब आप ये देखो वो फीलिंग्स द्वारा मत लाइएगा कि हमारा अपना स्टेटस है, हर आदमी का अपना, गरीब से गरीब आदमी उसका अपना स्टेटस है ना। स्टेटस सिंबल, आप बात को समझिएगा, ये स्टेटस सिंबल किसको कहा जाता है ना। तो ये पहले हुआ करता था कि जो है कि जो बहुत रईस है, जो स्टेटस सिंबल है ना, वही उड़ा करते तो भीड़ कम हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में हर आदमी इसको अफोर्ड करने लगा। ये हर आदमी तो नहीं, इन्होंने कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग उसको अफोर्ड करने लगे, देयरफॉर अब यहाँ पर क्या हो गया, भीड़ बढ़ गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट और पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, हेंस आंसर बी इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी कोई भी कैसा भी डाउट हो तो तुरंत जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट है और इसका आंसर ये नहीं ये होगा। तो आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू अगेन एक्सप्लेन यू, और आपका जो डाउट जो है कि वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपको कहाँ पर डाउट है, क्यों आप नहीं समझ पा रहे हो। स्कूल अथॉरिटी डिसाइडेड टू रेंट आउट, स्कूल की अथॉरिटी ने डिसाइड करा है रेंट आउट, मतलब जो कि किराए पे दे देना, द स्कूल प्रेमिसेस। स्कूल प्रेमिसेस मानी जो है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पर स्कूल चल रहा है, उसको किराए पे देने का क्या करा है, डिसीजन लिया है, डिसाइडेड करा है कि किराए पे दे देंगे। कब? ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडे, जब छुट्टी होगी स्कूल में, है ना, या जब हॉलीडे होंगे, छुट्टियां होंगी, तब जो है कि वो इसको किराया दे देंगे। फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस फंक्शंस टू ऑगमेंट इट्स रिसोर्सेज टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द स्कूल।
कहने का मतलब ये है इसका स्टेटमेंट का, जो हिंदी छात्र है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर हिंदी तो लिख के नहीं, कोई स्पेस ही नहीं बचेगा अगर हिंदी लिख के आऊँगा लेके आऊँगा ना। तो स्टेटमेंट्स है, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो है कि स्टेटमेंट कहना है कि स्कूल जो है, स्कूल ने डिसाइड करा है कि वो अपने स्कूल की बिल्डिंग जो है किराए पर दे देगा जब छुट्टियां होंगी, जब स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, जब छुट्टियां होंगी। और किराए पे क्यों देगा? ताकि उस किराए से देगा तो उसको जो पैसा ऐसा मिलेगा उससे वो स्कूल के और वृद्धि करेगा, स्कूल में लगाएगा और स्कूल को डेवलप करेगा। ये वाली बात है। तो ये किसी ने ये बात की, तो अजम्पशन क्या बनाई किसी ने? द पेरेंट ऑफ द स्कूल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्कूल अथॉरिटी, कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं स्कूल के इस डिसीजन से सहमत नहीं होंगे, अब इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। अब आप ये बताइए सही है गलत है? नियम याद करिएगा। नियम ये था एक कि भाई की पॉइंट जो था वो ये था कि हमको कोई नेगेटिव एजम्पशन नहीं बनानी है, हमको कोई एजम्पशन नेगेटिव तो बनानी ही नहीं। और ये देखिए नेगेटिव एजम्पशन है कि बहुत कि बच्चों के, क्योंकि स्कूल, अच्छा बताइए कोई गलत काम कर रहा है क्या? बताइए। स्कूल जो है कि स्कूल की ही तरक्की के लिए, अब भी बिल्डिंग खाली पड़ी, बताइए वो कहाँ पर बच्चा नहीं है, तो बताइए बिल्डिंग खाली पड़ी है, वहाँ पर अगर कोई फंक्शन वगैरह हो जाएगा जो भी है, तो क्या वहाँ पर बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे तो अपने घर पे हैं, वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है तो वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन करा देगा। आपने जनरली देखा होगा कि अब तो लॉन वगैरह, मैरिज लॉन वगैरह हो गए, और आज भी शादियाँ जो है कि गाँव वगैरह में है ना, या मान लो कि गाँव में क्या शहर में भी अगर पास में कोई स्पेस है, स्कूल वगैरह है और लॉन दूर है, तो वो वहीं पर कर लेते हैं अरेंजमेंट। वही स्कूल में अपना जो है कि थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देवा के जो है कि वहाँ पर उसका जो भी ग्राउंड है उसमें अपना फंक्शन कर लेते हैं और मॉर्निंग में साफ़ सफाई करवा देते हैं, बढ़िया एकदम बिल्कुल ओके। तो ऐसा होता है जनरली। तो आज तक ऐसा कभी हुआ कि जो है कि बच्चों की स्कूल बहुत से कि अरे ये स्कूल में ऐसा करवा रहे, तो ऐसा नहीं होता। तो जो अब ऐसा है, मान लो अब स्कूल, मान लो कि वहाँ पर टीचर लगे हैं 10, एक टीचर के मान लो 50,000 रुपये सैलरी है, तो यानी जो है कि 5 लाख रुपये टीचर को सैलरी देना है। और जो फीस आ रही है वो फीस मान लो कि कर रहा है यार 6 लाख रुपया, तो जो है कि इनको कितना बच रहा है? 1 लाख बचा। अब स्कूल है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी प्रॉफिट बनाना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट अपना करेगी। थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भूल गया हूँ मैं, है ना, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो है कि यहाँ पर जो है क्या भाई, यहाँ पर अब उसको 1 लाख बच रहा है, तो स्कूल चाहेगा और बचे, तो वो क्या करेगा? स्कूल ये भी तो कर सकता है कि जो कि बच्चों को जो है कि टीचर जो है कि भाई और ज़्यादा हायर ना कर पाए, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो देखेगा। अगर चूंकि उसने रेंट पे देके बिल्डिंग 2 लाख रुपए और बना दिया अपना, तो वो और टीचर भी हायर कर सकता है, और अच्छे टीचर ला, क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, तो वो और अच्छे टीचर ला सकता है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, इन्होंने नेगेटिव बात कर दी, ये गलत हो जाएगा। देयर मे बी नॉट बी इनफ डिमांड फॉर हायरिंग द स्कूल प्रेमिसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये कह रहा है देयर मे नॉट बी इनफ डिमांड फॉर हायरिंग द स्कूल प्रेमिसेस फॉर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये भी क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा वाला कह रहा है कि अरे स्कूल ने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन डिमांड इतनी है, लोग हायर नहीं करेंगे, नहीं स्कूल को ज़्यादा डिमांड नहीं होगी कि लोग हायर करें स्कूल ने डिसीजन तो ले लिया है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि भाई हमको पॉजिटिव बात करती कि हाँ अगर डिसीजन ऐसा लिया है तो लोग जो है कि उसको स्कूल को रेंट पे लेके अपना फंक्शन करेंगे, ऐसा डिसीजन इसीलिए तभी स्कूल ने लिया है। तो ये वाली बात है अपने। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर हो जाएगा नीदर वन और सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी बोथ स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो गए? गलत होगा। हेंस आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ लेस देन नॉर्मल रेनफॉल, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे भी अगर मान लो कि कम रेनफॉल हो, है ना, तब जो है कि इन कैचमेंट एरियाज, है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ मानसून, जैसे मानसून मान लो 4 महीने का होता है, तो स्टार्टिंग के 2 महीने में अगर जो नॉर्मल रेनफॉल होती है हर साल, अगर उससे कम रेनफॉल हुई तो अथॉरिटी सप्लाइंग वाटर, तो जो अथॉरिटी जो वाटर को सप्लाई कर रही है, जो है ना हर जगह वाटर को सप्लाई कर रही है अथॉरिटी, तो द अथॉरिटी सप्लाइंग वाटर टू द सिटी हैज नॉट येट इफेक्टेड एनी कट इन द वाटर सप्लाई टू द सिटी। तब जो है कि वाटर सप्लाई जो अथॉरिटी वो कर रही है, अगर रेनफॉल कम हुई तो वो सप्लाई जो वाटर की वो काटेगी नहीं, वो काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि भाई देखो लोग जो है कि वो पानी, उसी पानी से थोड़ा अपना जो पार्क छोटा मोटा जो फ्लावरिंग वगैरह कर रहा है उसमें उसको भी पानी लगाते हैं, है ना, और उसी पानी से मतलब बहुत चीज़ें, और नल में पानी नहीं आता है ना, तो नल में पानी नहीं होता तो वो उसी सप्लाई से सारा कुछ काम कर रहे हैं। बारिश हो जाएगी तो थोड़ा वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, नल में पानी आने लगेगा, पेड़ पौधों को अपने आप पानी मिल जाएगा, तब जो है कि पानी की उनकी उतनी ज़रूरत नहीं होगी, है ना, तब जो है कि वो कट कर देंगे सप्लाई,
लेकिन चूंकि बारिश मतलब भर की हुई नहीं, तब इन्होंने क्या करा कि जो है कि ये कट नहीं करेंगे, ये ऐसा जो है कि ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, द अथॉरिटी सप्लाइंग वाटर टू द सिटी हैज नॉट येट इफेक्टेड एनी कट इन द वाटर सप्लाई टू द सिटी। अब अजम्पशन क्या है, द रेनफॉल ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मानसून मे बी एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल वाटर सप्लाई। समझिए बात, इन्होंने कहा है कि अभी इन्होंने बात करी कि अगर ऐसा होगा दो, अगर मान लो कि यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ लेस देन रेनफॉल जो भी होगी तब ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर अजम्पशन क्या बनाई गई है, रेनफॉल ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मानसून, कि 2 महीने के बाद अगर मान लो कि एडिक्वेट हुई रेनफॉल फॉर द नॉर्मल वाटर सप्लाई। यहां पर इन्होंने बात समझिए, अजम्पशन नियम याद कर लीजिएगा, ये कहां की इन्होंने बात करी है, इन्होंने कहा कि द रेनफॉल ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मानसून मे बी, हो सकती है, एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल वाटर सप्लाई। समझो पहले बात को, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने नियम बताया था कि फ्यूचर के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, कि भैया इन्होंने कहते हैं मे भी हो सकती है, रिमेनिंग पार्ट है ना, कि जो है कि उसके बाद जो कि रिमेनिंग पार्ट मान लो 2 महीने के बाद मान लो कि अगर रेनफॉल क्या हुआ मानसून में, मे भी एडिक्वेट है ना, होगी या नहीं होगी जो भी होगी, लेकिन उन्होंने फ्यूचर की बात कही, तो यहां पर ये एजम्पशन क्या हो जाएगी गलत, ये एजम्पशन क्या हो जाएगी गलत, और इसको आप इससे रिलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर तो भाई बात करी गई है, आगे की तो कोई बात ही नहीं करी गई है। इन्होंने तो स्टार्टिंग के 2 की बात करी, आगे की तो बात ही नहीं करी कि आगे अगर आपकी रेनफॉल कम होगी या ज्यादा होगी। साफ साफ आप यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर बात करिएगा, इन स्पाइट ऑफ लेस देन नॉर्मल रेनफॉल इन कैचमेंट एरिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months of the monsoon, the authority supplying water to the city has not yet effected any cut in the water supply to the city। उन्होंने क्या करा कि भैया कोई भी पानी की कटौती जो है कि अभी तक नहीं करी है ना, अभी तक जो है कि नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि जो है कि जो स्पाइट ऑफ लेस देन नॉर्मल रेनफॉल है ना, क्योंकि जो है कि नॉर्मल रेनफॉल से कम, तो उन्होंने नहीं करी, आगे की तो बात ही नहीं करी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आगे की बात कर दी, तो ये वाला हो जाएगा गलत, पहला वाला। सेकंड वाला क्या है, द प्रेजेंट वाटर लेवल ऑफ द लेक सप्लाइंग, द प्रेजेंट वाटर लेवल, अभी का जो वाटर लेवल है ऑफ द लेक सप्लाइंग वाटर टू द सिटी मे बी एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सप्लाई। दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि चूंकि अभी तक जो है कि पानी कट नहीं करा है, तो हो सकता है कि जो प्रेजेंट अभी वाटर लेवल हो है ना, किसके पास, टू द लेक सप्लाइंग वाटर, जो भी वाटर सप्लाई कर रही है, तो हो सकता है उसके पास पानी मतलब भर का भरपूर हो, तभी वो लोग नहीं काट रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही, जब पानी होगा तभी तो सप्लाई दे रहे हैं भाई। वैसे क्या होता था इन एज पर स्टेटमेंट कि जो है कि नॉर्मल पानी आता था तो वो अपना जो है कि मतलब नहीं, नॉर्मल जब बारिश होती थी तब वो अपनी वाटर सप्लाई कट कर देते थे, लेकिन अभी क्या है कि नॉर्मल वाटर सप्लाई रेनफॉल नहीं हो रही है और रेनफॉल हो रही कम, और उन्होंने इसीलिए वाटर सप्लाई नहीं काटी, तो इसका मतलब उनका पानी होगा तभी तो नहीं काटी, पानी नहीं होगा तो कैसे भाई दे देंगे, वो पानी होगा तभी तो नहीं काट रहे वो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड आपका हो जाएगा सही, द प्रेजेंट वाटर लेवल ऑफ द लेक सप्लाइंग वाटर टू द सिटी मे बी एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सप्लाई। तो ये बात इसकी जम रही है, पहली वाली बात नहीं जम, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लिसिट। स्टेटमेंट सेकंड आपका हो जाएगा कंप्लीट, और आंसर आपका सेकंड हो जाएगा सही, ओनली सेकंड इज द रूट कॉज। स्टेटमेंट 7 पढ़िएगा, हाउ पेनफुल इज दैट, हाउ पेनफुल इज दैट even 50 years after independence a section of country's population is not being considered as its citizens। ये किसी कंट्री के बारे में बात कही गई है और ये स्टेटमेंट है, हमको कंट्री को लेकर के नहीं चलना, हमको वैसी कोई बात नहीं। स्टेटमेंट ऐसा है, ये मान लो स्टेटमेंट दिया गया कि 50 साल हो गए हैं, कितना ये दर्दनाक है कि 50 साल के बाद भी इंडिपेंडेंस के है ना, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना of the country's population is not being considered as a citizen। समझो पहले कि अभी तक उनको जो है कि नागरिकता नहीं मिली कुछ लोगों को है ना। ये जो है कि मान लो किसी न्यूज़पेपर का नोट है, ये ऐसा था लिखा। अब देखो अजम्पशन क्या बनाई है लोगों ने, 50 साल इज द लॉन्ग टाइम, 50 years द लॉन्ग टाइम स्पैन ड्यूरिंग विच इट इज फीजिबल टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू द एवरी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन।
किसी व्यक्ति ने कहा 50 साल तो बहुत लंबा समय हो गया है, जो है किसी सिटीजन को बहुत लंबा अच्छा खासा समय हो गया है, किसी नागरिक को जो है कि नागरिकता मिल जाने का, ये तो बहुत अच्छा खासा समय हो गया है। तो ये बात आपको सही है कि नहीं गलत बताइए? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कुछ मतलब बिल्कुल मैच कर रही है, मैच कर रही है, पॉजिटिव भी है ना, सिटीजन के बारे के हित की बात करी जा रही है ना। तो ये जो है कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हर तरीके से रूल से भी, और तुरंत लिंक भी हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ ए कंट्री इंश्योर्स मोर पावर्स टू इट्स सिटीजन। इन्होंने कह दिया है, देखो वहां बात चल रही है इंडिपेंडेंट के बाद नागरिकता मिलने की, और नागरिकता मिलने की बात चल रही है। इन्होंने बात कह दी कि इंडिपेंडेंस, समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब आपको अलग से ही थोड़ा सा तो आपको चुभेगा अगर मान लो कोई ऐसी बात, मान लो कि मतलब जो टॉपिक चल रहा है, हालांकि वो बात सही हो उनकी, गलत हो, लेकिन टॉपिक से अगर हट करके अगर बात वहां पे हो रही है, तो इट विल बी समथिंग यू विल बी सेइंग दैट कि हाँ वो बात जमी नहीं, कुछ ऐसा मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो यहाँ पर ये डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ टाइप का नहीं है, इट इज रिलेटेड टू डेली लाइफ। तो यहाँ पर ये है कि अब इन्होंने कह दिया कि इंडिपेंडेंस जो है ऑफ ए कंट्री इंश्योर करता है मोर पावर टू इट्स सिटीजन। अब यहाँ पर पावर की तो बात ही नहीं हुई है ना, पावर की तो बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा गलत कि मोर पावर मिल जाएगा, कम पावर मिल जाएगा। मेन चीज़ है पहले नागरिकता तो मिले, नागरिकता क्यों नहीं मिली, नागरिकता जो है कि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इतना टाइम तो पहले वाले ने सही कहा कि 50 साल बहुत हो गए, नागरिकता मिल जानी चाहिए। पावर ना पावर की तो बात ही नहीं है। और पावर होता है वो अलग की बात है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट के पास पावर होता है, हम लोगों के पास ऐसा कोई पावर नहीं। हम लोगों की फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है ना। पावर हम नहीं कर सकते, राइट होता है, पावर गवर्नमेंट पास होता है। हम गवर्नमेंट से शिकायत करेंगे तो हमको जो है कि वो जो भी करवाया जाएगा, जो भी सपोर्ट मिले। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 इज इम्प्लिसिट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, पीपल हु स्विंडल, स्विंडल मतलब हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी देखी आप लोगों ने, हेरा फेरी है ना। पीपल हु हेरा फेरी कर देते हैं करोड़ ऑफ टैक्स पेयर्स, है ना, करोड़ ऑफ टैक्स पेयर्स, मनी गो स्कॉट फ्री। जो लोग हेरा फेरी कर देते करोड़ों रुपया टैक्स का, है ना, वो गो स्कॉट फ्री, है ना। वो तो मान लो कि स्कॉट फ्री मतलब जो एक तरीके से मतलब कि कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही, अपना जो है कि इतना करोड़ों का हेरा फेरी कर देते हैं, वो लोग जो है कि छूट जाते हैं, स्कॉट फ्री चले जाते हैं ना। मतलब उनको कोई दंड वगैरह नहीं मिल पा रहा है, वो जो है कि छूट जाते हैं स्कॉट फ्री। वाइल पेटी, समझिए पेटी थीव्स, पेटी थीव्स समझ रहे हो, पेटी मतलब यहाँ पर थोड़ी मर्सी, थीव्स के लिए मर्सी लगा दी है ना, जो भी है फिलहाल। पेटी थीव्स हु प्रोबेबली मतलब जानबूझ के नहीं, प्रोबेबली रोब आउट द डेस्परेशन, रोब आउट ऑफ डेस्परेशन आर गिवन 3rd डिग्री पनिशमेंट एंड आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ कस्टोडियल डेथ। लेकिन जो चोर कभी कभी अपनी बिना मर्जी के, है ना, इस तरीके से स्टेटमेंट का कहना यही है, और गलती से प्रोबेबली, है ना, चोरी करते पाए जाते, चोरी कर लेते हैं, तो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करा जाता है। और कभी कभी तो उनको इतना टॉर्चर कि वो मर जाते हैं। और जो करोड़ों का घोटाला करते बच के चले जाते हैं, स्कॉट फ्री को स्कॉट फ्री। और जो छोटे चोर हैं, है ना, जो छोटी मोटी चोरी करते हैं, उनको 3rd डिग्री पनिशमेंट दिया जाता है। अब वो मर भी, ऐसा पनिशमेंट कि मर भी जाते हैं, 3rd डिग्री पनिशमेंट दिया जाता है। तो ऐसा है कोई व्यक्ति बात कह रहा है ऐसी बात, तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति बोला क्या, ऑल पर्सन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। वो कह रहा है कि भैया सभी लोग लॉ के सामने तो भैया बराबर होने चाहिए, लॉ के सामने तो भाई सब लोगों को बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये बात बिल्कुल जम रही है। वो कह रहा है कि आपको, एक व्यक्ति ने कहा कि भैया देखो कि कुछ लोग तो बच के चले यार, करोड़ों घोटाला कर रहे हैं, और छोटे मोटे थीप्स उनको से मार दिया जाता है ना। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है भैया जो है कि लॉ के सामने सभी लोग बराबर होने चाहिए, बराबर का कुल मिला के बराबर मतलब बराबर का दंड मिलना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, ये मतलब बात जम रही है, उस पे स्टेटमेंट पर ही बात करेगी, और बात क्या है, पॉजिटिव है ना। पनिशमेंट शुड बी गिवन, punishment should be given to the culprit according to the degree of infringement committed by the culprit। दूसरा कह रहा है कि पनिशमेंट जो है वो जो जितनी भी मान लो कि जो एक तरीके से जो भी उन्होंने अपराध करा है
उस अपराध कर और उस अपराध में मान लो कितना जघन्य अपराध है, कम जघन्य अपराध है, उसको देख करके जो है कि यहाँ पर पनिशमेंट देना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति ये बात कर रहा है, द पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ इन्फ्रिंगमेंट कमिटेड बाय द कल्प्रिट। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं, और ये बिल्कुल दोनों के दोनों लोग सही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई ऑप्शन कि बोथ जो है 1 एंड 2 आर क्या है, इम्प्लिसिट या कह सकते हैं ट्रू, है ना। तो आपका ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट, द इन्वेस्टर्स हु हैव मेड इन्वेस्टमेंट थ्रू एजेंट्स, द इन्वेस्टर हु हैव मेड इन्वेस्टमेंट थ्रू एजेंट्स may get coupons from the agent on production of original saving instrument to the agent। इनका कहना है, जो हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो हम लोग क्या करते हैं, लाओ ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, है ना, शेयर वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह में। और वो इन्वेस्ट हम लोग कई बार क्या होता है कि जो एजेंट होते हैं मार्केट में, एजेंट आपने सुना होगा, है ना, सेबी या सेबी में डायरेक्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कि नियम है कि कोई ना कोई कंपनी जो है कि फर्म जो है कि इन्वेस्टमेंट जो है कि करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक फर्म होती है एजेंट हमारे लिए, और हम इनके पास अपना पैसा देते हैं, हम कहते हैं भैया मेरा पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये फर्म जो है कि आगे जाकर के पैसा हमारा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट, और पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। तब वहाँ से मान लो इन्होंने मेरा 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करा, अब 100 रुपये पे मान लो कि 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करा, अब 100 रुपये में मान लो कि 10 रुपये बचेंगे, मतलब 100 के 110 हो गए, तब जो है कि ये 10 रुपये में से अपना कुछ चार्ज लेकर के हमको बचा वो पैसा वापस देंगे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, कि भैया द इन्वेस्टर्स हु मेड इन्वेस्टमेंट थ्रू एजेंट, जिन लोगों ने इस एजेंट के साथ जो है कि क्या करा है, अपना इन्वेस्टमेंट करा है, मे गेट मिल सकता है, देयर कूपन, यहाँ पर मे समझिएगा, मे गेट मिल सकता है, देयर कूपन यानी कूपन मतलब जो है कि जो भी कूपन वगैरह है, या रिटर्न, मान लो रिटर्न समझो आप, कूपन का नहीं समझ पा रहे, जो भी मतलब जो बाद में रिटर्न मिलेगा फ्रॉम द एजेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, जब ओरिजिनल सेविंग होगी तब उनको मिलेगा, किससे, जो है कि एजेंट से अपना मिल जाएगा। अब ये एजम्पशन है, एजेंट विल हैव सफिशिएंट कूपन्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर। तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ एजेंट से मिल जाएगा, और एजेंट के पास जो है कि सफिशिएंट कूपन होंगे या रिटर्न होंगे अपने जो है कि इन्वेस्टर्स को बांटने के लिए, तभी वो देगा। तो ये बात बताइए कैसी लग रही है, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि देखो जब पैसा होगा तभी तो जब वो देगा अपने इन्वेस्टर को। मान लो भाई एजेंट है, उन्होंने 100 रुपये जो है कि 10 लोगों से लिए, यानी 1000 रुपये लिए। अब अगर मान लो एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए, इस पर 10% की वृद्धि होगी, यानी इसका बन गया 1100 रुपया। अब ये यानी जो है कि कितना रुपया बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया 1000 पे। तो अब ये क्या करेगा, यही तो 100 रुपये बाकी बांटेगा क्या, 10 लोगों में बांट देगा ना, क्योंकि सब लोगों ने 100 रुपये दिए थे, तो इक्वल अमाउंट बांट देगा। ये कैसे बांटेगा, 10 10 10 10 10 10 10 और बाकी जो भी 10, बाकी मतलब 100 रुपये पूरे बांट देगा ये। और बांटेगा तब, क्योंकि जब इसके बाद आएंगे ये, नहीं तो कैसे बांट देगा। अब वो अलग की बात है, 1-1 रुपये अपनी फीस काट ले, 9-9 रुपये बांटे, है ना। तो जब इसके बाद होंगे तभी तो बांटेगा। तो ये वही बात कही गई है, एजेंट विल हैव सफिशिएंट कूपन्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टर। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, नो कूपन विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली फ्रॉम द मेन ऑफिस। मेन ऑफिस यानी जो फर्म है, यहाँ से जो है कि नो कूपन, एजेंट के लिए कोई भी कूपन प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ये बात कही गई है। नो लगा है, नो समझते ही भाई समझ जाइएगा, मैंने कहा था नो समझते मतलब फिर आपको अपना दिमाग, अपने नियम अपने दिमाग में लगा रखा है, आप अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुरंत आप कट कर दोगे, है ना। लेकिन आप दिमाग लगाओगे, नो कूपन, अरे वो तो एजेंट से ही तो कर रहे हैं, एजेंट से संपर्क कर रहा है, तो एजेंट से तो अपना कूपन लेंगे, ऑफिस से कैसे लिख सकते भाई। यहाँ पर ये लिख रखा है, देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ये क्या है, एजेंट्स मे गेट देयर कूपन फ्रॉम द एजेंट, है ना। मतलब जो है कि इन्वेस्टर्स हुआ मेड इन्वेस्टमेंट थ्रू एजेंट मे गेट, ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल गेट नहीं है कि बिल गेट, यहां पर होता है बिल गेट, कि इनको एजेंट से ही मिलेगा। तब तो ये सही होता कि नो कूपन विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली फ्रॉम द मेन ऑफिस, तो मेन ऑफिस से कोई कूपन को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर है कि मे गेट, वो ले सकते हैं एजेंट से,
यानी ये चाहे तो वो एजेंट से ना ले, सीधे मेन ऑफिस से ले ले, तो आपका स्टेटमेंट जो है कि वर्बली भी मैंने ट्रू कर दिया है, मतलब जो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत मतलब ये जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कि वो मेन ऑफिस से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है नो, तो ये बाय रूल इट इज रॉन्ग एंड वर्बली आल्सो आई हैव प्रूव्ड इट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, हैंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इफ ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिया एंड इंडियंस, to Indian Indians, monsoon can be bring bounty as well as harbinger of death। इनका कहने का मतलब है कि जो इंडिया में मानसून है ना, वही जो है कि इंडियंस के लिए एक तो ब्लेसिंग साबित हो सकती है, वही जो है कि एक मानसून जो इंडिया में, वही तो हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग के समान है ना, ब्लेसिंग के समान है किसानों के लिए। भैया बारिश हो जाए तो कितना तुरंत जो है कि खुश हो जाते हैं वो लोग, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हम पर दया कर दी है ना। तो वही मानसून ब्लेसिंग है, और वही मानसून जो है हार्बिंगर ऑफ डेथ, वही मानसून जो है कि हमारे लिए बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ना, और मौत के घाट तक उतार सकता है। कुल मिला के ये बात यहाँ पर कही गई है। ये बात किसी ने कही, तो एक व्यक्ति बोला, इकोनॉमी एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द रेन। बात बिल्कुल सही हो गई है, और इसको फॉलो कर रही जो ब्लेसिंग की बात करी गई, ब्रिंगर ऑफ बाउंटी, तो बिल्कुल बात सही है कि मानसून जो है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द रेन, और इसीलिए जो है कि मानसून एक ब्लेसिंग की तरह है देश के लिए, क्योंकि बहुत तो रेन पर ही डिपेंड है, रेन हो जाती तो हमारे लिए वो ब्लेसिंग हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर सम पार्ट ऑफ द अदर इज रिवेज्ड बाय फ्लड्स। समझो पहले कि इंडिया में बहुत सा पार्ट, हर साल जो है कि बहुत सा पार्ट जो है कि फ्लड के द्वारा प्रभावित होता है। समझिए बात को, यानी ये वाला भी सही है, क्योंकि दोनों की दोनों जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि ये फॉलो कर रहा है। अब ये कोई ये ना कहे कि सर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं, सच्चाई है। सच्चाई और नेगेटिव में अंतर होता है। नेगेटिव जो एजम्पशन हमारा, वो सच्चाई अलग होती है ना, कि ये जो है कि स्टेटमेंट के अनुसार ये सच्ची बात है कि हाँ जो है कि ये ब्लेसिंग भी देखो यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो ये डेंजरस भी है, और जो है कि नुकसान भी कर देता है मानसून। तो हेंस ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, कि बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों जो है इम्प्लिसिट है और ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, 12 क्वेश्चन मैं लेकर के आया था। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लिवाई 2%। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि 2% लगाएगी। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लिवाई 2%। अभी नहीं बताया कि 2% किस पे क्या है, जो भी है आगे पढ़िए। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि 2% लगाएगी ऑन टैक्स अमाउंट। समझ रहे हो, टैक्स का जो अमाउंट है उस पर लगाएगी, पेएबल फॉर द फंडिंग ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम। जो आपके ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम है उस पर जो है कि गवर्नमेंट उसके जो टैक्स अमाउंट पर 2% क्या लगाएगी भाई, क्या लगाएगी, 2% जो है कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। ठीक, अब देखिए, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। पहला तो ये कह रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं बहुत ज़्यादा। भैया आप ये बताइएगा, सरकार के पास पैसा नहीं ये कैसे कह सकते हो? सरकार के पास, सरकार का टैक्स इसलिए लगाती ताकि पैसा सरकार के पास नहीं है, ऐसे तब टैक्स लगाती है क्या सरकार? सरकार भाई टैक्स इसलिए लगाती, सरकार को पैसा नहीं है। सरकार तो टैक्स इसलिए लगाती जब महंगाई हो जाती है देश में, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो लोगों की जेब में पैसा होता है बहुत दबा के। जब लोगों की जेब में पैसा होता है, तो जब पैसा होता है तो वो 1 रुपये की चीज़ जो है कि वो कहता है, कोई अगर 2 रुपये मांगे तो 2 रुपये दे देता है वो। और जब सारे लोग उस चीज़ 1 रुपये की चीज़ के 2 रुपये देने लगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ 2 रुपये हो जाती, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाती है। कुल मिला के महंगाई बढ़ाने के जिम्मेदार हम लोग ही होते हैं। और हम लोग कहते हैं सरकार जिम्मेदार होती है। हम लोगों की जेब में पैसा आता है तो हम लोग जो जितने मांगते हैं उतने उसको पैसे दे देते हैं, और जब उसको फिर वो वही रेट मांगता है दुकानदार, हर किसी से मांगता है वही रेट, तो जब वही रेट हर किसी दुकानदार मांगेगा तो उसको मिलेगा, तो वो कंटिन्यू उसका प्राइस ही वही सेट कर देगा, वो कम थोड़ी ना चाहेगा, तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या करती है भाई, यहाँ पर लगाती है क्या, टैक्स। टैक्स मानी जो हम लोगों से पैसा ले लेगी वापस, मोटा टैक्स लगा देगी। तो जब मान लो हम लोग अगर अभी
मान लो कि 1 लाख रुपए कमा रहे थे, टैक्स था मान लो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, टैक्स था मान लो 20%, तो 80,000 हमारी जेब में आ रहा था। अब अगर सरकार मान लो टैक्स लगा दे 40%, तो हमारी जेब में कितना आएगा? 60,000। तो अब हम लोग जो कूद रहे थे ना कि ले 1 रुपए की चीज़ 2 रुपये ले लो, ले लेंगे है ना, तो हम लोग भैया थोड़ा सस्ता करो ना, पैसा कम हो गया मेरे पास, तो वही क्या हो जाएगा? तो सरकार टैक्स इसलिए नहीं लगा रही, उसके बाद पैसे कम, सरकार टैक्स इसलिए लगा रही महंगाई रोकना है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पर 2% जो है कि अब ये टैक्स अमाउंट है पेएबल। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मान लो कि वो एनजीओ वगैरह है, अब एनजीओ जो है कि मान लो कि इसने इकट्ठा करा है अमाउंट, जो भी जो स्कीम वगैरह चला रही है फंडिंग के लिए है ना, रिलीफ प्रोग्राम के लिए, तो उस पर मान लो कि सरकार ने इस तरीके से और टैक्स लगा दिया। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द वे सरचार्ज मे बी एडिक्वेट टू फंड दीज, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द वे सरचार्ज मे बी एडिक्वेट, भरपूर होगा, टू फंड दीज ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। मतलब जो है कि सरकार हो सकता है इसलिए टैक्स लगा दिया हो क्योंकि देखिए सरकार तो हमेशा भाई वेलफेयर के बारे में सोचती है। अब जो पैसा वेलफेयर के लिए रखा गया है, मतलब जो है कि रिलीफ प्रोग्राम के लिए पैसा है, उस पर भी सरकार टैक्स लगा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सरकार तो भाई और पैसा देती है कि भैया प्रोग्राम, आपको रिलीफ प्रोग्राम चला रहा तो उसके लिए पैसा और ले जाओ हमसे, है ना, सरकार खुद चलाती है प्रोग्राम, लेकिन सरकार टैक्स लगा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो है कि वो स्कीम्स के लिए भरपूर है, कम नहीं है। अगर कम हो तो सरकार कहती लो हमसे ले जाओ, क्योंकि सरकार भाई हमेशा इसीलिए मान लो रिलीफ के लिए काम करती है। और सरकार जो टैक्स हमसे लेती हुई भाई, वो कुछ का क्या करती है? उसका रोड बना देती है, उसका पार्क बना देती है, उसके ब्रिज बना देती है, और उसका डीबीटी कर देती है, गरीबों को बांट देती है, गरीबों के लिए मकान बनाती है। तो यही सब सरकार करती है। सरकार तो अपने आप में हमेशा समाज कल्याण का काम करती है, वो इसीलिए होती है। तो अगर वो हमसे टैक्स ले भी जाएगी तो वो उसको आप गलत मत मानिएगा। बहुत से लोग यार ले उसके लिए पैसा था लोगों के लिए, उसमें से भी तो सरकार ने टैक्स लगा दिया। अरे भाई लगा दिया तो वो भी जो है कि अब मान लो वही पैसा है भाई, पैसा किसी भी तरीके को, चाहे वो रिलीफ के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, वो कुल मिला के है तो किसके लिए? खर्च होने के लिए, मार्केट में खर्च होगा। अब पैसा ज़्यादा है तो जो 1 रुपए की चीज़ है, मान लो कि गरीबों को बांटने के लिए मान लो सपोज कंबल खरीदे जाएंगे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसके पास मान लो कि 1 लाख रुपए है, 1 लाख, और कंबल का रेट 1000 रुपया है, तो यही कंबल 1 लाख रुपए 1000 रुपये के रेट से खरीद लेगी। अब इसी के पास मान लो कि है मान लो 90,000 रुपये, तो ये और उनको कंबल खरीदने हैं मान लो कि कितने 100, तो अब ये ऑटोमेटिक इनसे बार्गेनिंग करेंगे, भैया 1000 रुपये करा दो भैया, ऐसे ऐसे गरीबों ले जा रहे हैं 900 रुपये का दो, है ना। तो महंगाई नहीं बढ़ पाएगी फिर वहाँ पर। तो हर जगह तो गवर्नमेंट अपना दिमाग लगाती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया क्योंकि भाई उनके पास भरपूर पैसा है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो यह स्टेटमेंट आपका सेकंड हो जाएगा सही। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द वे सरचार्ज मे बी एडिक्वेट, भरपूर पैसा होगा तभी सरकार ने क्या करा, अपना टैक्स लगा दिया, इसीलिए। तो ये आपका ये सेकंड सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट मनी टू फंड द स्कीम। तो आपका सेकंड विल बी ट्रू, फर्स्ट विल बी फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैज इशूड, नियम पे चला जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आपकी बात आ जानी चाहिए। यहाँ पर किसकी बात करी गई है? इश्यूड, कोई डिपार्टमेंट है, जनरल डिपार्टमेंट है ना, उसने जो कि यहाँ पर वो मैंने बताया था ना, वहाँ पर एक स्टेटमेंट आपका था कि अपील है ना, अपील टाइप के उन पर सब पे चला जाए, पढ़ते ही आप समझ जाया करो ना। उसने क्या करा, इश्यू करा सर्कुलर टू द एम्प्लॉयज इन्फॉर्मिंग दैट henceforth, अब से द एम्प्लॉयज कैन अवेल देयर लंच ब्रेक एट एनी ऑफ द हाफ आवर स्लॉट्स बिटवीन 1 से 2:30। मतलब जो है कि पहले लंच जैसे भी हुआ करता तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ इन्होंने अभी एक सर्कुलर जारी करा है। इन्होंने कहा कि देखो 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप लोग अपना अपना लंच कर सकते हो, है ना, और वो हाफ आवर का रहेगा और किसी भी स्लॉट में आप लोग कर सकते हो। यानी वो आप चाहे 1 से लेकर के 1:30 के बीच में करो, चाहे 1:30 से लेकर 2 के बीच में करो, और चाहे 2 से लेकर 2:30 के बीच में करो, किसी भी टाइप कर सकते हो। ये ऐसा सर्कुलर जारी करा। अब देखो लोग क्या कहते हैं, द एम्प्लॉयज में वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट द डिफरेंट टाइम स्लॉट। एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब छोड़ता हुआ स्टेटमेंट यहाँ पर आया, ये अजम्पशन आपकी आई है कि जो है कि द एम्प्लॉयज में वेलकम, जो है कि डिसीजन बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे जो भी डिसीजन लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और विल अवेल लंच ब्रेक एट एनी
और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपना वो लंच करेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने बनाया है इसलिए क्योंकि वो किसी भी टाइम, वो भी सर्कुलर खुद कह रहा है कि वो किसी भी टाइम अपना हाफ आवर का लंच ले सकते हैं 1 से 2.5 बजे के बीच में। तो ये बात बिल्कुल सही है और assumption बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड क्या है, देयर में नॉट, देखो नॉट आ गया तुरंत आप डाउट में आ जाओ अब, क्योंकि जो है कि अब तुरंत गलत नहीं कर देना, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, है ना क्या, क्योंकि नॉट जहां पे लगा तो ऐसा नहीं वो नेगेटिव हो गया है बिल्कुल तरीके से, नेगेटिव वाइब्स हो रहा है कि अब तक वो नॉट किसी नेगेटिव चीज के लिए कह रहा हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। देयर में नॉट बी एनी ब्रेक, देयर में नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉयज विल हैव देयर लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम्स। कितना अच्छा, मतलब नॉट लगा उसके बावजूद भी सही के लिए नॉट लगा है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि अब जो है काम में कोई ब्रेक नहीं लगेगा। अब जो है जो बैंकिंग के काम में जो भी काम हो फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो उसमें कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि देखो अक्सर कई बार होता है हम लोग बैंक में पहुंचते हैं दोपहर के टाइम पे, तो वहां पर क्या है अभी काम बंद है, अभी कोई काम नहीं होगा, अभी बैठिए, अभी सब लोग लंच पे, ऐसा होता है जनरली। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया कि काम ना रुके इसलिए लंच का टाइम डिफरेंट डिफरेंट कर दिया है, मतलब 1 बजे से लेकर 2:30 बजे, यानी पहले हाफ आवर में 2-3 लोग खाना खाने चले गए, काम तब भी चल रहा है, दूसरे में 2 लोग 3 लोग चले गए, तीसरे में 2-3 लोग चले गए, अलग अलग हाफ में सभी लोग अपना खाना भी, काम भी चल रहा है। तो ये वही बात कहती है देयर में नॉट बी एनी ब्रेक, अब कोई ब्रेक नहीं होगा इन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉयज विल हैव देयर लंच ब्रेक एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। बिल्कुल देखो कितना अच्छा नॉट लगा हुआ, तो मैंने कहा कि स्टेटमेंट पढ़ो, नॉट लगा नहीं तुरंत ऐसे कट नहीं करना है, तो ये स्टेटमेंट भी सही, हैंस ऑप्शन ई इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, या हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट। तो यहां पर जो है कि हमारा सेशन जो है कि हो जाता है कंप्लीट, है ना। 13 भी कितने हैं भाई, मुझे तो लगा खत्म हो गया, अरे हाँ अभी है भाई, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। 13th क्वेश्चन है वन करप्ट प्रैक्टिसेस, हाँ एक मैंने पिछली स्लाइड मैंने हाँ कंक्लूजन वाली पढ़ाई थी, उसमें थे शायद 12 क्वेश्चन, तो आई एम थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। वन करप्ट प्रैक्टिसेस बिकम अ वे ऑफ लाइफ, जब करप्ट प्रैक्टिसेस क्या बन जाती हैं, वे ऑफ लाइफ बन जाती है, सोसाइटी डीजेनरेट्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडेंजर्ड। ये बिल्कुल ये एक स्टेटमेंट दिया कि जब करप्ट प्रैक्टिस है ना, जब भ्रष्टाचार वगैरह की प्रैक्टिस बढ़ जाती है ना समाज में, तो सोसाइटी क्या होती है, वो डीजेनरेट हो जाती है, सोसाइटी ग्रो नहीं करती है बट जबकि डीजेनरेट हो जाती है ना। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इंडेंजर्ड हो जाती है, खतरे में आ जाती है, जो स्टेबिलिटी है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अजम्पशन क्या है, किसी ने कहा कि करप्शन हार्म्स एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और बिल्कुल ये बिल्कुल सही लग रहा है कि उसने कहा कि हाँ करप्शन तो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के हर सेगमेंट को क्या करती है, हार्म करती है। और दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ओनली करप्शन फ्री सोसाइटीज कैन हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। समझिए बात आप, ओनली करप्शन फ्री, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि केवल करप्शन फ्री सोसाइटी जो है उनमें ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, ओनली। बट समझिए, क्या कांटों के बीच फूल नहीं खिलता है, क्या कीचड़ में कमल नहीं उगता है। अब मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, आप समझ लो बीजेपी का आदमी हूँ, वो चीज़ आप मत दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा मैं ना हूँ किसी के साइड में, ना जो भी चीज़ें हैं वो उस चीज़ में मत जाइएगा। फिर लोग कह रहे हाँ क्यों नहीं बीजेपी का आदमी, क्यों नहीं हो तुम हो, तुम बीजेपी का आदमी नहीं, उसका मतलब। तो वो कुछ लोग भाई मुझसे नाराज जाए। मैं भाई यहाँ पर रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग धर्म है यहाँ पे अभी मेरा, है ना। ओनली रीजनिंग की पार्टी है मेरी अभी। ओनली करप्शन फ्री सोसाइटीज कैन हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। ओनली करप्शन फ्री सोसाइटी जो है कैन हैव पॉलिटिकल, तो ये चीज़ गलत लग रही है कि जो है कि करप्शन फ्री सोसाइटी, अगर जहाँ पे करप्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर और चीज़ें अच्छी हो सकती है ना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक जो है अवगुण है और उसके अंदर मान लो कि 20 अच्छे गुण हैं, है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो खराब हो गया है। 20 तो उसके अंदर अच्छे गुण है, एक अवगुण मान लो, परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं है, इस दुनिया में धरती पे कोई नहीं परफेक्ट है ना। तो कुछ होंगे, चंद एग्जाम्पल तो होंगे, और अच्छी बात है और वो बहुत अच्छी। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि जो है कि वहाँ पर नहीं होगी ओनली, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत, और पहला वाला हो जाएगा सही। करप्शन हार्म्स एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, हेंस आंसर विल बी फर्स्ट, पहला सही है दूसरा गलत है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दोज विदाउट ए वोटर आइडेंटिटी कार्ड,
जिनके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है विल नॉट बी परमिटेड टू वोट इवन इफ देयर नेम्स आर इन द एलिजिबल वोटर लिस्ट। कि एलिजिबल वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है, उनके पास अगर वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। स्टेटमेंट इज सेइंग दिस। और मान लो कि ये तुरंत अपने दिमाग में लगा लीजिए, वो पिक्चोरियल फॉर्मेट, कोई समझो वोट पढ़ रहा है, कोई ऐसे कह रहा है कि जिनके पास नहीं है वो वोट नहीं दे पाएंगे। मान लो कि कोई ऐसा कोई वही कहेगा जो इलेक्शन का जो वहाँ पर करवा रहा हो, जो मान लो कि मेन व्यक्ति है, इसके पास चार्ज हो इसका है, तो वहाँ पर खड़े लोग एक व्यक्ति ने अंदाजा लगाया, अजम्पशन बनाई, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हैव बीन इश्यूड टू ऑल द वोटर इन द कंट्री। अब वो अजम्पशन बना रहा है कि तो मतलब ये चीज़ क्या दर्शाती है, ये चीज़ क्या दर्शाती है। मान लो कि आप वोट डालने गए और कोई व्यक्ति किसी से बात कह रहा है कि देखो भैया, आपका लिस्ट में नाम हो या ना हो, आपके पास अगर वोटर आइडेंटिटी कार्ड तो आप वोट नहीं डाल पाओगे। तो आपने तुरंत दिमाग लगाया, क्या बहुत से लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है क्या? आपने तुरंत दिमाग लगा लिया कि मतलब इनके पास वोटर कार्ड नहीं है, इनको मना कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत से लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है। और ये क्या कर रहा है, वोटर कार्ड हैव बीन इशूड टू ऑल द वोट्स, तो ये बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हैव नॉट बीन इशूड टू ऑल द वोटर, ये सही हो गया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही करा कि व्यक्ति ने ये अजम्पशन बनाई है कि हाँ वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है कि हैव नॉट अभी इशू नहीं हुआ है ना, टू ऑल द वोटर्स इन द कंट्री, सब वोटरों के लिए, तभी जो है कि वो बिना वोटर कार्ड के कोई आया हुआ है ना, और उससे ये बात कही जा रही है। और उनका हो सकता है बेशक वोटर लिस्ट में नाम हो, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पहला हो जाएगा आपका गलत और सेकंड आपका हो जाएगा ट्रू। तो इफ ओनली अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, आपकी सेकंड इम्प्लिसिट क्या है, सही है, और दूसरी क्या गलत, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कार्तिक लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन ट्यूसडे। कार्तिक जो है कि दिल्ली के लिए ट्यूसडे को चलते हैं बाय ट्रेन टू अटेंड फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे एट हिज अंकल्स हाउस इन दिल्ली, है ना। कार्तिक जो है कि दिल्ली के लिए चलते हैं, है ना, तो ट्यूसडे को चलते हैं और फ्राइडे को क्या होना है, फंक्शन होना है, ऐसा मान लो कहा गया है। तो अजम्पशन बनाई, कार्तिक में रीच दिल्ली ऑन वेडनेसडे। एक तो ये अजम्पशन है, कार्तिक में रीच दिल्ली ऑन वेडनेसडे। आप ये भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो, ये कार्तिक जो है कि वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे दिल्ली, और यहाँ पर स्टेटमेंट में कहीं ऐसा लिखा है वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे या कुछ भी है आइडिया, यहाँ पर तो फ्राइडे की बात करी गई है कि फंक्शन जो है कि वो फ्राइडे को है और कार्तिक निकले हैं घर से ट्यूसडे को, ये चीज है। दूसरा क्या है, कार्तिक में रीच दिल्ली बिफोर फ्राइडे। अब ये एक बात कोई कह रहा है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ फ्राइडे को फंक्शन है, कार्तिक ट्यूसडे को निकले, इसका मतलब कार्तिक को फ्राइडे से पहले पहले पहुंच जाना, वहां पर फंक्शन होने से पहले तो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। तो ये वाला जो है कि हमारा क्या हो जाएगा सही, कि कार्तिक में रीच दिल्ली बिफोर फ्राइडे। कार्तिक जो है कि फ्राइडे से पहले पहले रीच पहुंच सकते हैं, और फ्राइडे की बात करी, वेडनेसडे को लेना नहीं, तो हमारा वेडनेसडे कट हो गया। हेंस इफ ओनली अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, हमारा जो है कि आंसर बी क्या है, करेक्ट है। अब इसके आगे कुछ नहीं बचा है। कुल मिला के ये है कि हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस करे, आपको कुछ भी ऐसा लगा कि किसी में भी डाउट आपको लगा हो कि नहीं ये भी सही हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने ये प्रयास करा है कि आपको स्टेटमेंट और अजम्पशन पूरी तरह से क्लियर हो, कोई भी डाउट ना रहे। मैंने इसलिए 7 नियम जो है वो पहले से ही मैंने आपको बता दिए थे। दिस 7 की पॉइंट्स यू शुड बी रिमेंबरिंग वाइल अटेंडिंग एवरी क्वेश्चन। यहाँ पर यू शुड बी रिमेंबरिंग कि हाँ ये 7 नियम है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हमको जो है कि अपील वगैरह जहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह सबकी बात आ जाए वो ट्रू होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह की बात आए वो सब वहाँ पर ट्रू हमको लेना है, समझना है, लेकर के चलना है। और उसके बाद जो है कि एनी अजम्पशन इज टेकिंग अबाउट पास्ट फ्यूचर, तो हमको वो उसको नहीं लेना है। एनी अजम्पशन शोइंग वर्ड लाइक सजेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट, तो हमको उसको सही मानना है। और रीस्टेटमेंट को कभी अजम्पशन नहीं हो सकता है, और कंपैरिजन हमको नहीं करनी। ये सारी चीज़ हमको दिमाग में रख के करना है। बाकी जो है कि आप एक बार जब स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा वेदर द assumptions are leaving positive vibes or negative vibes, so you will have to eliminate like that। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, स्टेटमेंट और assumptions के आप क्वेश्चन सब कर पाओगे और गलत नहीं करोगे। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।